हाय, वेलकम टू स्किल बुक कोचिंग क्लासेस। आज की हमारी वीडियो है करंट अफेयर एनालिसिस ऑफ 23 दिसंबर 2021। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर विटनेस ग्रेट राबी सीजन। ठीक है, देखो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी का सबसे मेजर सेक्टर है। ठीक है, इवन ये कह सकते हैं आप कि जो हमारी 50% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे उनका लाइवलीहुड जो है वो आधारित है। ठीक है, तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे है और 2020-2021 के दौरान, ठीक है, उसके दौरान ये पाया गया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 17.8% से ग्रो होके 19.9% तक इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, देखो जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक के टाइम जितने भी मेजर सेक्टर्स थे या मेजर थे या माइनर थे, सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हिट हुए हैं। ठीक है, उनकी प्रोग्रेस लो हुई है, पर एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जो इस बार काफ़ी ज़्यादा उभर कर आया है। ठीक है, क्या इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से सर्वे आया है कि जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का वो 17.8% से बढ़ के 19.9% तक पहुंचा है। ठीक है, और जो ग्रोस वैल्यू एडिड जो प्रोडक्ट्स थे एग्रीकल्चर के वो 4.5% तक ग्रो करें हैं, किसमें? अप्रैल जून फिजिकल ईयर 2022 में। ठीक है, व्हेन कंपेयर टू फिजिकल ईयर 2021 जिसमें ग्रोथ कितनी थी? 3.5% थी। ठीक है, उसके बाद आगे हमें देखना है कि एग्रीकल्चर में जैसे कि आपको पता है कि आए दिन कोई ना कोई स्कीम्स आती जा रही हैं, जैसे कि फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए काम किया जा रहा है। जो ग्रोथ है क्रॉप ग्रोथ है जो सॉरी क्रॉप ग्रोथ जो है उसको उनको इंक्रीज़ करने के लिए नए नए मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल कुछ स्कीम्स के बारे में हम देखेंगे जो अभी रिसेंटली चल रही हैं। ठीक है, पर फिलहाल के लिए हमें ये देखना है कि जैसे आपको पता है कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है, ठीक है, वो तीन सीज़न में डिवाइडेड है। पहला आपका है राबी क्रॉप, मैं इसको पहले लेके चलूँगा। ठीक है, उसके बाद खरीफ। ठीक है, और बीच में आपका आता है जैद। ठीक है, जैसे कि आप लो रबी जैद और फिर खरीफ। ठीक है, देखो रबी से याद रखना रबड़ी। क्या याद रखना है? रबड़ी। ठीक है, रबड़ी किस में आती है? विंटर में आती है। ठीक है, रबड़ी किस में आती है? विंटर में आती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो रबी का जो सीज़न होता है वो आपका होता है अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर टू दिसंबर इसमें उगाई जाती है। ठीक है, और जो हार्वेस्ट करी जाती है वो स्प्रिंग सीजन में करी जाती है। कब करी जाती है? अप्रैल टू मई में। ठीक है, अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक ये क्रॉप जो है, रबी क्रॉप जो है, ये उगाई जाती है। ठीक है, और अप्रैल टू मई में इनको हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब इनको काट लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि मेन मेन जो रबी क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वीट, ग्राम, बार्ले, पीज, ओट्स, चिकपी, लिनसीड और मस्टर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी की सारी क्रॉप्स जो हैं आपकी रबी क्रॉप्स में आती है। आपको क्रॉप्स भी याद रखना है, आपको जो इसका हार्वेस्टिंग सीज़न है वो याद रखना है, ग्रोन सीज़न है वो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं खरीफ क्रॉप पे। ठीक है, खरीफ क्रॉप जो होती है वो बेसिकली मानसून क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, इसका जो ग्रो करने का जो सीज़न होता है वो आपका होता है सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, इनको जो हार्वेस्ट जो किया जाता है वो सितंबर टू अक्टूबर में किया जाता है। ठीक है, और जो है ये जो द फार्मर सो सीड्स एट द बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन एंड हार्वेस्ट देम एट द एंड ऑफ द सीजन। ठीक है, बिगनिंग जो मानसून सीजन का जो बिगनिंग है उसमें इनको ग्रो किया जाता है, और जो इनको हार्वेस्ट किया जाता है वो किया जाता है सितंबर टू अक्टूबर में। ठीक है, जो मेन मेन खरीफ क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी है? राइस है, मेज़ है, मिलेट है, सोयाबीन, अरहर, कॉटन। ठीक है, ये सारी आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं। ठीक है, जैद को बीच में इसलिए रखा है क्योंकि जो रबी सीज़न और जो खरीफ सीज़न के बीच में जो टाइम होता है, ठीक है, उसके बीच में उगाई जाती है आपकी जैद क्रॉप्स उगाई जाती है। ठीक है, उसका जो सीज़न होता है वो कौन कौन सा होता है? बिटवीन मार्च टू जून। ठीक है, जैद क्रॉप का सीज़न क्या होता है? बिटवीन मार्च टू आपका जून। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? कुकुम्बर, पंपकिन, बिटर गोर्ड, करेला। ठीक है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, शुगर केन, ग्राउंड नट, पल्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है कि जैद रबी सीज़न में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, खरीफ में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, और जैद सीज़न में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, और उनका ग्रो करने का सीज़न कौन सा है और उनको हार्वेस्ट करने का सीज़न कौन सा है। ठीक है, तो अभी कुछ
प्लेटफॉर्म्स जो है जो अलग अलग जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो है स्कीम्स शुरू करी जा रही हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करना है। जैसे कि जो सिस्को है, ठीक है, सिस्को ने एग्रीकल्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन ये डेवलप किया है, ठीक है। किस लिए डेवलप किया है? फॉर टू इनहेंस फार्मिंग एंड नॉलेज शेयरिंग। देखो जैसे नॉलेज शेयरिंग होती है कि किस सीज़न में कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए, कौन सा बीज का ज़्यादा ग्रोथ देगा, ठीक है। और इरिगेशन सिस्टम, पेस्ट मैनेजमेंट, ये सारा का सारा जो है इस तरह की नॉलेज शेयरिंग जो है इस प्लेटफॉर्म से मिलती है, ठीक है। ये बेसिकली जो पायलट प्रोजेक्ट है कहाँ स्टार्ट किया गया था? पहले कैथल हरियाणा में, और दूसरा जहाँ पे स्टार्ट किया गया था मोरेना मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऐसा ही एक दूसरा इनिशिएटिव था जियो एग्री, ठीक है, जो रिलायंस की तरफ से शुरू हुआ था, जियो कृषि प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये फरवरी 2020 में शुरू हुआ था। आपको इसका भी याद रखना है कि अगस्त 2019 में स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था? एग्रीकल्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन, ठीक है। और जो जियो एग्री जियो कृषि प्लेटफॉर्म जो है 2020 में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या किया था कि जो एग्रीकल्चर जो प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम है उसको डिजिटाइज किया गया था, ठीक है। तो अलॉन्ग द एंटायर वैल्यू चेन टू एम्पावर फार्मर्स, ठीक है। इसमें भी यही था कि फार्मर्स को बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना फार्मिंग से रिलेटेड, ठीक है, क्रॉप से रिलेटेड, कहाँ पे कौन सी क्रॉप्स को उगानी चाहिए, ठीक है, मिट्टी का क्या है, क्या रोल है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के द्वारा फार्मर्स तक पहुंचाई जाती थी नॉलेज शेयरिंग के द्वारा, ठीक है। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? जलना एंड नासिक, महाराष्ट्र में। समझ में आ गया? उसके बाद आईटीसी आईटीसी ने एक पर्सनलाइज प्लेटफॉर्म शुरू किया था। वो क्या था? साइट स्पेसिफिक क्रॉप एडवाइजरी सर्विस, ठीक है। साइट स्पेसिफिक क्रॉप एडवाइजरी सर्विस मतलब साइट, मतलब किस साइट पे कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए उससे रिलेटेड एडवाइजरी, ठीक है। वहाँ पे पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, इरिगेशन के से रिलेटेड क्या मेजर्स उठाने हैं, ठीक है। और इन्होंने आईटीसी ने एक ई चौपाल 4.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया था। उसमें क्या बताया? उसमें क्या था कि जो एग्रीकल्चर जो रूरल एरियाज़ है, ठीक है, उनमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, उनको मार्केट तक लाना, ठीक है। और उनके फार्मर्स के बीच में अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। ये सारे जो हैं इस प्रोजेक्ट के पार्ट थे। और ये कहाँ पे शुरू हुआ थे? पहले सीहोर एंड विदिशा मध्य प्रदेश में। ये दोनों जगह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऐसा ही एक और प्लेटफॉर्म था ई नेम जो था, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 2016 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसका क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट था जिसने क्या किया था? दैट लिंक्स द एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडीज टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिनको दूसरे शब्दों में मंडी भी कहा जाता है, ठीक है, देश भर की सारी मंडियों को इस तरीके से कनेक्ट करना और उनको एक नेशनल प्लेटफॉर्म देना, ठीक है, उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देना, सो दैट कि बायर्स और सेलर्स के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन हो चुके, डायरेक्ट कनेक्शन बन सके और उनके बीच में कोई ब्रोकर्स ना इंटरफेरेंस कर सके, ठीक है। तो इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था। समझ में आ गया? तो चलते हैं आपकी नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके आपको ईयर्स याद रखने हैं और ये याद रखना है कि कौन सा किस पर्पज़ के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। पोल रिफॉर्म्स बिल विल मेक इलेक्टोरल रोल्स क्लीन, ठीक है। इसमें क्या है? आपको पता लग गया कि इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 जो है वो पास हो चुका है राज्यसभा में, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया कि जैसे आपको इलेक्शन कमिश्नर ने बताया था कि जैसे कि एक पर्सन का 2 से 3 बार एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम आ जाता है, तो ऐसी डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए जो आधार इकोसिस्टम है उसको इलेक्टोरल डाटा के साथ मर्ज किया जा रहा है, ठीक है, उसके साथ सिंक किया जाएगा, ठीक है, ताकि ये जो डुप्लीकेसी है ये बार बार ना हो, ठीक है। इसमें एक बड़ा चेंज और क्या किया है इस अमेंडमेंट में कि अब से जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, ठीक है, अब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा करेगी अपनी पार्टी अपनी साइड से जिसका जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक है, जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कोई क्रिमिनल केस उस पर चल रहा है, ठीक है। तो उसको उस कैंडिडेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसी उसकी कोई उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो न्यूज़ पे, टीवीज़ पे और न्यूज़पेपर में कम से कम 3 बार चलाई जाएगी, ठीक है। और इवन जो उनकी पार्टी की वेबसाइट्स है उन पर भी उसको पब्लिश किया जाएगा, ठीक है, उस कैंडिडेट के बारे में, ठीक है। और उनको ये भी बताना पड़ेगा, उन पार्टीज़ को ये भी बताना पड़ेगा क्यों
उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को चुना है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और क्यों उनकी जगह उसकी जगह उन्हें कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला, ठीक है। तो अब से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी इस एक्ट के, इस अमेंडमेंट के थ्रू ये चेंज लाया गया है कि ये भी अब से पॉलिटिकल पार्टीज़ को शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में कल लास्ट वाली वीडियोस में बता दिया था, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, क्या क्या चेंज हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता है कि विंटर सेशन जो है पार्लियामेंट का वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसमें जो है 18 सीटिंग्स आपकी हुई थी, ठीक है। कितनी हुई थी? 18 सीटिंग हुई थी। कितने में से? 24 दिन में 18 सीटिंग्स हुई थी, और 11 बिल पास हुए थे, और 13 जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि देखो, जो पार्लियामेंट है उसमें 3 तरह के सेशंस चलते हैं हमारे, ठीक है। एक होता है आपका मानसून सेशन, एक आपका होता है बजट सेशन, ठीक है। एक होता है आपका मानसून सेशन, एक होता है आपका बजट सेशन, ठीक है, और एक होता है आपका विंटर सेशन, ठीक है। सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है। जो बजट सेशन होता है वो सबसे लंबा होता है, वो कब से कब तक होता है? ये जनवरी के एंड से स्टार्ट होता है, ठीक है। जनवरी के एंड से स्टार्ट होता है और एंड ऑफ अप्रैल तक चलता है, या फिर मई के फर्स्ट वीक तक चलता है, ठीक है। कब तक चलता है? जनवरी के एंड से स्टार्ट होता है और अप्रैल के लास्ट वीक तक चलता है, या फिर मई के फर्स्ट वीक तक चलता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि सेकंड सेशन जो होता है वो मानसून सेशन होता है। ये कब स्टार्ट होता है? जुलाई में स्टार्ट होता है और अगस्त में फिनिश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद विंटर सेशन जो है वो नवंबर में स्टार्ट होता है और दिसंबर में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दिसंबर भी एंड में है और विंटर सेशन भी ख़त्म हो चुका है पार्लियामेंट का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके दौरान, विंटर सेशन के दौरान, जो 12 राज्यसभा एमपीज़ है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। इन अ फर्स्ट सीआरपीएफ पुट वुमेन ऑन वीआईपी डिटेल्स, शाह गांधी ऑन लिस्ट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में जो वीआईपीज़ होते हैं, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल बड़ी पार्टी का जो वीआईपी है, ठीक है, जिनको जेड+ सिक्योरिटी दी जाती है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले, जैसे कि होम मिनिस्टर अमित शाह है, ठीक है, मनमोहन सिंह है, ठीक है। तो इन लोगों को जो है जेड+ सिक्योरिटी दी जाती है। तो अब पहले क्या होता था कि एसपीजी एक फोर्स है, ठीक है, उनमें से ही वुमेन कमांडोज को इसका पार्ट बनाया जाता था, किसका? वीआईपी सिक्योरिटी का, ठीक है। लेकिन अब से क्या हुआ करेगा, जो सीआरपीएफ कमांडोज हैं, ठीक है, सीआरपीएफ कमांडोज जो हैं उनको भी अब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला करेगी कि उन्हें जो है वीआईपीज़ को प्रोटेक्ट करना पड़ा करेगा, ठीक है। तो पहले क्या होता था, एसपीजी को ही मिलता था, एसपीजी कमांडोज को ही मिलता था। जो वुमेन एसपीजी कमांडो थे उनकी भी एक टुकड़ी देखी गई थी उसमें। लेकिन अब से क्या देखा जाएगा, सीआरपीएफ की जो वुमेन कमांडोज हैं उनको भी इस तरह की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। आंध्रा लॉन्चेस वन टाइम पेमेंट स्कीम फॉर पुअर विद आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट हाउसिंग लोन, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वाई एस जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी। उस स्कीम का नाम क्या है? वन टाइम सेटलमेंट प्रोग्राम, ठीक है। वन टाइम सेटलमेंट प्रोग्राम है। इसमें वो कुछ अमाउंट उन लोगों को देगी जो जिनके नाम जो है आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, ठीक है। जैसे कि उनके जो लोन्स है, हाउसिंग लोन्स हैं, वो बकाया हैं, ठीक है। तो उनको वन टाइम पेमेंट करेगी। जैसे कि 10,000 की पेमेंट जो है वो पेमेंट करेगी गाँव के लोगों को, ठीक है, जिनके नाम जो है बकाया है हाउसिंग लोन्स, ठीक है। और अगर म्यूनसिपैलिटी में कोई रहने वाला तो उसके नाम करेगी 15,000, ठीक है। और जो 20,000 करेगी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत एरियाज़ में आते हैं जो लोग, ठीक है। तो ये वन टाइम पेमेंट करेगी, ठीक है। और वन टाइम पेमेंट करने के बाद उसके बाद उनको उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके नाम भी रजिस्टर कराएगी, ठीक है। और उसके बाद उन्हें ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। उसके बाद ये तीनों चीज़ें मिलने के बाद जो वहाँ के जो लोग हैं वो बेशक उस प्रॉपर्टी को अपने ही मतलब ओरिजिनल रेट पे, मार्केट रेट पे उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वन टाइम सेटलमेंट प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत क्या है, एक वन टाइम पेमेंट करी जाएगी लोगों को, ठीक है। और जो लोग हैं उनको, ये कौन से लोग होंगे? जिनके नाम जो है बकाया हाउसिंग लोन्स होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ उनके नाम प्रॉपर्टीज रजिस्टर करी जाएगी और उनको ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट भी दिए जाएंगे, ठीक है। आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? श्री बिश्वा भूषण हरिचंदन, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर आपको बताई दिए YSR जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। कोविंद विजिट्स प्रेसिडेंट कोविंद विजिट्स INS विक्रांत लॉर्ड्स इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग एफर्ट्स, ठीक है। देखो, जैसे कि आपको पता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के दौरान
काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों की प्रोडक्शन जो हो वो इंडिया में हो, ठीक है। तो ऐसे ही एक इनिशिएटिव के दौरान आईएनएस विक्रांत को बिल्डअप किया जा रहा है, ठीक है, बिल्ड किया जा रहा है सॉरी, ठीक है। आईएनएस विक्रांत को बिल्ड किया जा रहा है, किसके द्वारा बिल्ड किया जा रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची, ठीक है। कौन सी? कोची शिपयार्ड लिमिटेड कोची में, ठीक है। तो ये जो है एक फंक्शन हुआ था कहाँ पे? सदर्न नेवल कमांड में। सदर्न नेवल कमांड में ऑपरेशन डेमोस्ट्रेशन करके एक फंक्शन हुआ था जहाँ पे प्रेसिडेंट कोविंद ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे शोकेस किया गया था आईएनएस विक्रांत को, ठीक है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कि बिल्ड किया जा रहा है किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और कौन से इनिशिएटिव के अंदर? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। हरियाणा लोअर ड्रिंकिंग एज फ्रॉम 25 टू 21 ईयर्स, ठीक है। जो हरियाणा है उन्होंने जो ड्रिंकिंग एज है वो आपकी 25 से घटा के 21 चेंज कर दी है अपनी आबकारी नीति में बदलाव लाकर, ठीक है। इंडियन डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर्स एंटर्स ऑस्कर्स शॉर्टलिस्ट, ठीक है। ठीक है, ये एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री है राइटिंग विद फायर, ठीक है। ये किसने राइट की है? जो दिल्ली बेस्ड फिल्म मेकर्स है रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष, ठीक है। ये दिल्ली बेस्ड फिल्म मेकर्स है कौन कौन? रिंटू थॉमस एंड सुष्मित घोष, ठीक है। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री लिखी है, वो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? राइटिंग विद फायर, ठीक है। ये बेसिकली एक दलित वुमेन की कहानी है, ठीक है। ये एक दलित वुमेन की कहानी है जो जिसने रूरल एरियाज़ में रह के, ठीक है, रूरल एरियाज़ में रह के एक न्यूज़पेपर चालू किया, ठीक है, 2002 में चालू किया था, ठीक है। और ये न्यूज़पेपर जो है उन्हीं के द्वारा लिखा जाता है, उन्हीं के द्वारा मार्केटिंग किया जाता है, उन ग्रुप के द्वारा जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उनका नाम था मीरा देवी, नाम है उनका, ठीक है। और इसका नाम क्या था? जो मूवी थी उसका नाम था खबर लहरिया, ठीक है। उसका नाम क्या था? खबर लहरिया, ठीक है। बेसिकली ये इतना ज़्यादा ये जो मीरा देवी है ये काफ़ी मतलब सेमी लिटरेट है, ठीक है, मतलब पूरी अच्छी खासी मतलब पढ़े लिखे भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। या ये कहा जाए कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तभी इन्होंने स्टार्ट किया होगा, ठीक है। ये एक शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट किया था दिल्ली ये न्यूज़पेपर, रूरल न्यूज़पेपर, ठीक है। ये खुद ही रिपोर्टिंग करना है इनको, प्रोड्यूस भी, मार्केटिंग भी, डिस्ट्रीब्यूटिंग भी, ये उसी खुद ही इनका ग्रुप जो है जो इनसे जो इनके साथ काम करता है, ठीक है, वही सब ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लेता है, ठीक है। अब देखो ये इसलिए भी ज़्यादा ख़ास है क्योंकि बुंदेलखंड जैसा एरिया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो जर्नलिज्म है वो मेल डोमिनेटेड है, ठीक है। और उस एरिया में रह के इतना बड़ा काम करना कि अपनी तरफ से ही न्यूज़ एनालाइज करके न्यूज़ देखना और प्रोड्यूस करना, मार्केटिंग करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस फिल्म का नाम क्या है? खबर लहरिया, और ये क्या है? ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। शिंगला हैंड्स ओवर 10 लाख वैक्सीन डोसेज टू म्यांमार, ठीक है। आपको याद रखना कि जो फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रिंगला, उन्होंने 10 लाख डोसेज जो है मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के दौरान म्यांमार रेड क्रॉस सोसाइटी को प्रोवाइड कराया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है एमपी ऑर्डर्स प्रोब इनटू ग्राफ्ट चार्ज इन मैरिज स्कीम, ठीक है। देखो मध्य प्रदेश की एक स्कीम है, मध्य प्रदेश की एक स्कीम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किसकी स्कीम है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि 51,000 का फाइनेंशियल एड दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है? 51,000 की फाइनेंशियल हेल्प की जाती है उन लोगों की जो न्यूली वेड कपल्स हैं, ठीक है, और जो लोग जो है अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और जो गरीब परिवार से है, ठीक है, जो खर्चा उठा नहीं सकते हैं पूरा, ठीक है। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू करी गई थी, जिसके अंतर्गत 51,000 पैसे जो है, रुपये जो है उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये किसने स्टार्ट किया था? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये इसलिए न्यूज़ में आई क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन हो गया है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में आई। इन्होंने कहा है कि जो इन्होंने 30 करोड़ जो है वो 5,976 बेनिफिशरीज को दे दिए हैं, आवंटित कर दिए हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है इन्होंने गलत प्रोवाइड किया था। तो इस कारण ये अभी जो है डाउट के घेरे में है, संशय के घेरे में है, इस कारण इसकी ये न्यूज़ आई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 का फाइनेंशियल एड दिया जाता था, ठीक है। किरण जौहर जो कि केरला से बिलोंग करते हैं,
किरण जोड़ जो केरला से बिलोंग करते हैं और जो आरक्षी हैं, आकर्षी हैं, सॉरी आकर्षी कश्यप जो है छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। उन्होंने मैन एंड वुमेन सिंगल टाइटल क्लिंच किया है किसमें, ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अमेजन टू एक्वायर प्रायन जेवी, ठीक है। प्रायन बिजनेस सर्विस जो है वो जॉइंट वेंचर है किसी के बीच में, एन आर नारायण मूर्ति कैटमैरन सॉरी एंड अमेजन, ठीक है। ये किसके द्वारा अब एक्वायर किया जाएगा, अमेजन के द्वारा एक्वायर किया जाएगा। देखिए बिहार सीएम इम्बार्क्स ऑन सोशल रिफॉर्म कैंपेन, जो बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, ठीक है, उन्होंने एक अभियान शुरू किया है। उस अभियान का नाम क्या है, समाज सुधार अभियान, ठीक है। सोशल रिफॉर्म कैंपेन कहाँ पे स्टार्ट किया है, मोतिहारी ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे स्टार्ट किया है, मोतिहारी ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। किस लिए स्टार्ट किया है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट इल सच एज चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम, ठीक है। दहेज प्रथा के लिए, ये दहेज प्रथा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कि ये गलत चीज़ है, ठीक है, उसके लिए, और चाइल्ड मैरिज कि बच्चों का विवाह ना किया जाए, ठीक है, छोटी उम्र में। तो इसके लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया कि इन्होंने नीतीश कुमार जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। शक्ति बिल सीक्स डेथ सेंटेंस फॉर रेप। देखिए जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र असेंबली में शक्ति बिल जो है वो पास हो चुका है, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या है कि 16 ईयर से कम बच्चे के साथ रेप करने वाले को, गैंग रेप करने वाले को या रेप करने वाले को जो है लाइफ इम्प्रिजन भी हो सकता है, और उसके साथ साथ उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये टाइम लिमिट भी सेट किया गया है कि 30 दिन के अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, या इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा, उनको भी जेल हो सकती है 3 महीने की, और कुछ फाइन 25 लाख का फाइन भी लग सकता है अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। अगर किसी बच्चे का हैरेसमेंट होता है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके से, ठीक है, तो अगर वो उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो उन्हें भी 25 लाख का फ़ाइन और 3 महीने की जेल हो सकती है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है कि शक्ति बिल में क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन आर्मी इंडक्ट्स इंडिजीनियसली बिल्ट AERVs, ठीक है। AERVs की फुल फॉर्म क्या है, आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनाइजेंस व्हीकल, ठीक है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, डिज़ाइन और डेवलप किया गया DRDO के द्वारा, और पुणे बेस्ड बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक है। बेसिकली ये AERV है क्या, देखो आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनाइजेंस व्हीकल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस लिए, क्योंकि जैसे कि सपोज़ करो कोई दलदली ज़मीन है, ठीक है, उसमें मिट्टी का घनत्व नापना, ठीक है, उसमें मिट्टी का घनत्व नापना और उसमें पानी का प्रभाव जानना, ठीक है, अंडर वाटर एनालिसिस करना, और जैसे कि जब वॉर होता है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी ब्रिज बनाने पड़ते हैं, ठीक है, किसी दलदली ज़मीन पे, मरुस्थली ज़मीन पे या पानी पे, ठीक है। तो उसके लिए इस तरह के एक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए ये AERVs को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक है। बेसिकली ये जो है MPPS इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को और एडवांस और मॉडिफाई करके बनाया गया है, ठीक है। उसी का एडवांस वर्जन है, ठीक है। उसी में ही सेंसर्स लगाए गए हैं, ठीक है। किस लिए यूज़ किया जाएगा, ये किसके साथ, किस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फिटेड किया गया है, वाटर रिकॉनाइसेंस, लैंड रिकॉनाइसेंस, नेविगेशन और डाटा बैकअप के लिए, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत किसी के लिए, ठीक है। आपको याद रखना है किस किसके द्वारा डेवलप किया गया, DRDO डिज़ाइन किया गया DRDO के द्वारा, और जो मैन्युफैक्चर किया गया है पुणे बेस्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। आपको यूज़ बता दिया गया है, ठीक है। तो ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है प्योरली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। जो नेक्स्ट डे भी करंट अफेयर का एनालिसिस होगा, जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून टू स्किल बुक कोचिंग क्लासेस। थैंक यू, जय हिंद।